हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। आइए इस लेक्चर में हम करेंगे कक्षा 11वीं के फिजिक्स के अध्याय 11 द्रव्य के तापीय गुण के पार्ट का सॉल्यूशन। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने ये कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया था। अब इसके बाद हम करते हैं इसके आगे आने वाले क्वेश्चनों का हल। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। में साथ ही बेल आइकन को आप प्रेस करके रखें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 17 के साथ। पूछा हमसे गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, परिभाषा लिखनी है और इसका मात्रक लिखिए। परिभाषा इस प्रकार से होगी गुप्त ऊष्मा की कि गुप्त ऊष्मा जो है ये ठोस की भी होती है और द्रव की भी होती है। इस कारण से दोनों की ही डेफिनेशन साथ में चलेगी। तो किसी ठोस या द्रव के एकांक द्रव्यमान की निश्चित ताप पर क्या है कि किसी ठोस या द्रव के एकांक द्रव्यमान की निश्चित ताप पर उसी ताप के द्रव या भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ठोस के गलन की या द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यदि कोई ठोस है तो उसी ताप पर उसको द्रव में चेंज होने के लिए, द्रव को उसी ताप पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसका मात्रक क्या है? तो इसका व्यवहारिक मात्रक है कैलोरी प्रति ग्राम। इसका जो मात्रक है वो है कैलोरी प्रति ग्राम। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। गुप्त ऊष्मा दे रखी है यहाँ पर 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। इस कथन का तात्पर्य लिखिए। इस कथन का तात्पर्य क्या हुआ इससे कि बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। इसका क्या अर्थ हुआ है? तो इसका अर्थ हम लिखेंगे बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। इसका तात्पर्य यह है कि 0 डिग्री सेल्सियस की 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस की 1 ग्राम बर्फ को 80 कैलोरी या फिर 336 जूल ऊष्मा देने पर वह 0 डिग्री सेल्सियस के जल में बदल जाएगी। यानी कि जो गुप्त ऊष्मा है 80 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, इसका मतलब यह हुआ कि कोई बर्फ़ है उसकी 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ़ जो है उसको यदि उस 80 कैलोरी की ऊष्मा मिल जाती है तो वह 0 डिग्री सेल्सियस के जल में परिवर्तित हो जाएगी। यह इसका मीनिंग है। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए, ताप की स्थायी दशा किसे कहते हैं या ताप की स्थायी अवस्था किसे कहते हैं? दशा के जगह अवस्था भी एग्जाम में लिखा हुआ आ सकता है, ध्यान रखें। ताप की स्थायी कक्षा स्थायी दशा या स्थायी अवस्था किसे कहते हैं? किसी क्षण के ऊष्मा चालन के दौरान, यानी कि ऊष्मा देने के दौरान जब ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर बढ़ती है तब किसी क्षण के ऊष्मा चालन के दौरान वह अवस्था जब क्षण का प्रत्येक परिच्छेद केवल ऊष्मा का चालन करता है, अर्थात परिच्छेद पर क्या होता है, परिच्छेद का ताप समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, तो ताप की स्थायी दशा कहलाती है। तो ऐसा जो ताप है वो क्या कहलाता है? ताप की यह स्थायी दशा कहलाती है। फिर अगला प्रश्न है, क्या कारण है कि ठोस लकड़ी की अपेक्षा बुरादा अच्छा कुचालक होता है? हम ऊष्मा के बारे में बात कर रहे हैं तो ऊष्मा से रिलेटेड ही है ये कि क्या है कारण है कि ऊष्मा ठोस लकड़ी जो है वो बुरादे की अपेक्षा अच्छा कुचालक होती है। तो ठोस लकड़ी की अपेक्षा बुरादा अच्छा कुचालक क्यों होता है? हमें लिखना है इसका उत्तर कि ठोस लकड़ी की अपेक्षा बुरादा ऊष्मा का अच्छा कुचालक होता है। ठोस लकड़ी की अपेक्षा जो बुरादा होता है ये ऊष्मा का अच्छा कुचालक होता है, क्योंकि बुरादे में कण पास पास नहीं होते। पहला कारण तो ये है कि बुरादे में कण जो है वो बुरादे में कण पास पास नहीं होते, जबकि जो लकड़ी होती है उसमें कण पास पास होते हैं, कठोर होता है। इस पर यह कारण है। इस कारण से क्या होता है, बीच वायु अधिक हो जाती है एवं बीच में क्या हो जाती है, बीच में वायु अधिक होती है। जब बुरादा है तो बुरादे के बारीक बारीक कण होते हैं और उनके मध्य में क्या होती है, वायु अधिक होती है, जबकि ठोस लकड़ी में ऐसा नहीं हो पाता है। इसीलिए जो ठोस लकड़ी होती है वह बुरादे की ठोस लकड़ी की अपेक्षा जो बुरादा है वो अच्छा कुचालक होता है।
बुरादा अच्छा कुचालक है ठोस लकड़ी की अपेक्षा। फिर अगला प्रश्न आता है, जाड़ों में यानी कि सर्दियों में पशु शरीर सिकुड़कर सोते हैं क्यों? जो पशु होते हैं, जानवर होते हैं, वो क्या करते हैं, शरीर को सिकोड़ कर सोते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका मेन कारण यह है, किसी वस्तु से उत्सर्जित ऊष्मा की दर उसकी सतह के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी वस्तु से उत्सर्जित ऊष्मा की दर उसकी सतह के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है और किसी दिए हुए आयतन के लिए गोले का क्षेत्रफल सबसे न्यूनतम होता है। सबसे न्यूनतम होता है गोले का जो क्षेत्रफल है वो। अतः जाड़ों में पशु शरीर सिकुड़कर सोते हैं जिससे ऊष्मा की हानि कम होती है और इस प्रकार से वे ठंड से बच पाते हैं। तो ये इसका कारण है कि जितना ज़्यादा गोलाकार आकृति आप शरीर की प्राप्त करोगे उतना ज़्यादा आप ठंड से बचाव कर सकोगे। तो यहाँ पर ये कारण यही है, क्योंकि सबसे जो यदि आयतन फिक्स हो तो गोले का जो क्षेत्रफल है वो सबसे न्यूनतम होता है। इस कारण से क्या होता है कि गोलाकार आकृति में जो ऊष्मा उत्सर्जन की जो दर होती है वो सबसे कम होती है, जिससे ऊष्मा की हानि भी कम होती है और इस प्रकार से ठंड में बचा जा सकता है। फिर अगला प्रश्न है 22वें नंबर का, ताप की स्थायी अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो जो ताप की स्थायी अवस्था को प्रभावित करते हैं, स्थायी दशा को प्रभावित करते हैं, उनके कारकों के आपको नाम लिखना है। तो जो प्रभावित करते हैं कारक, उनके नाम निम्नलिखित है। पहला होता है पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, दूसरा पृष्ठों के बीच तापांतर पर, तीसरा होता है पृष्ठों के बीच की दूरी पर और चौथा होता है समय पर। प्रश्न नंबर 23, ऊष्मीय प्रतिरोध और समतापी पृष्ठ को परिभाषित कीजिए। दोनों की डेफिनेशन आपको देनी है। ऊष्मीय प्रतिरोध की डेफिनेशन देनी है और समतापी पृष्ठ की डेफिनेशन देनी है। तो सबसे पहले हम दे लेते हैं ऊष्मीय प्रतिरोध का। तो स्थायी अवस्था में किसी सुचालक छड़ से ऊष्मा प्रवाह में छड़ द्वारा डाली गई रुकावट को उस छड़ का ऊष्मीय प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट। तो जब कोई छड़ होती है तो उस छड़ के द्वारा जो रुकावट उत्पन्न की जाती है ऊष्मा प्रवाह के संबंध में, तो उसे ऊष्मीय प्रतिरोध कहा जाता है। समतापी पृष्ठ, तो स्थायी अवस्था में ऊष्मा प्रवाह के लंबवत ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर ताप समान होता है समतापी पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? समतापी पृष्ठ कहलाता है। नाम से पता चल रहा है समतापी, जहाँ ऐसा पृष्ठ जहाँ पर ताप समान हो वो समतापी पृष्ठ कहलाता है। फिर अगला प्रश्न है, ऊष्मीय विकिरणों के 3 गुण लिखे। 3 गुण बताने हैं, 3 विशेषताएं बतानी है। पहली विशेषता इस प्रकार से है कि जो ऊष्मीय विकिरण होती है ये निर्वात में भी गमन कर सकती है। ये निर्वात में भी गमन कर सकती है, इनके लिए माध्यम आवश्यक नहीं होता है। दूसरा है, इसमें परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण आदि की घटनाएं भी इसमें होती है। और ऊष्मीय विकिरण का जो वेग है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। और प्रकाश का जो वेग है आप ध्यान रखें वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये प्रकाश का वेग होता है और इसी वेग के बराबर ऊष्मीय विकिरण भी होती है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे, न्यूटन के शीतलन नियम को लिखिए और इसकी शर्तें भी लिखिए। हमें क्या करना है, न्यूटन का जो शीतलन नियम दिया था ठंडे होने की दर ज्ञात करने के लिए उस नियम को लिखना है और इसकी शर्तें बतानी है। तो न्यूटन का शीतलन नियम, इसमें हम लिखेंगे कि यदि किसी वस्तु के ताप और उसके चारों ओर के ताप में अंतर अधिक नहीं है, ये इसकी कंडीशन है, ये इसकी शर्त है, ये फुलफिल होना चाहिए तब की बात है कि यदि किसी वस्तु के ताप और उसके चारों ओर के ताप में अंतर अधिक नहीं है तो वस्तु के शीतलन की दर यानी कि वस्तु के ठंडे होने की दर किसी निश्चित समयांतराल में वस्तु के माध्य ताप और वातावरण के ताप के अंतर के समानुपाती होती है। यह नियम है। यह नियम किसका है? तो ये नियम है न्यूटन के शीतलन नियम का। इसका मतलब ये हो गया, हम ये बोल सकते हैं कि शीतलन दर समानुपाती होती है तापांतर के, और संकेतों के माध्यम से हम इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, θ1 - θ2 बाई टी प्रोपोर्शनल टू θ1 + θ2 बाई 2। ये उनकी माध्य ताप हो गया इनका, माइनस थीटा। शर्तें लिख लेते हैं हम यहाँ पर कि इसकी शर्तें क्या क्या है। पहली शर्त है, वस्तु के ताप और
उसके चारों ओर के ताप में अंतर अधिक नहीं होना चाहिए। अंतर अधिक नहीं होना चाहिए, पहली शर्त है। दूसरी शर्त है कि वस्तु की ऊष्मा का क्षय केवल विकिरण द्वारा ही होना चाहिए। ऊष्मा का जो क्षय है, ऊष्मा की जो हानि है, केवल किससे होना चाहिए? तो केवल विकिरण के द्वारा ही होना चाहिए। और थर्ड है कि प्रेक्षण के समय ठंडी होने वाली वस्तु के पृष्ठ की प्रकृति और क्षेत्रफल तथा वातावरण का ताप नियत रहना चाहिए। ये तीन इसकी शर्तें हैं जो इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिखी हैं। फिर अगला प्रश्न है, रैखिक प्रसार गुणांक व आयतन प्रसार गुणांक में संबंध लिखिए। दोनों में संबंध बताना है, रैखिक प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक। तो रैखिक प्रसार गुणांक बराबर होता है 3 इंटू आयतन प्रसार गुणांक। ये इसमें संबंध रहा है, केवल लिखना है, संबंध बताना है यहाँ पर केवल। और इसका जो प्रूफ है वो हम जो इसके दीर्घ उत्तरी प्रश्न है उसमें देखेंगे। सिंपल रूप में हम इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं कि अल्फा बराबर होता है 3 गामा। रेखीय प्रसार, तीन प्रसार होते हैं, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार। रेखिक और आयतन दोनों में पूछा है, तो रेखिक प्रसार गुणांक बराबर होता है 3 इंटू आयतन प्रसार गुणांक। फिर इसके बाद का प्रश्न देखिए आप, विशिष्ट ऊष्मा एवं ऊष्माधारिता की परिभाषा और इनका मात्रक आपको लिखना है। पहले आती है विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा। इस प्रकार से लिखेंगे कि किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, क्या है कि पदार्थ का जो ताप है एक एकांक द्रव्यमान का, वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यदि कोई पदार्थ है उसका एकांक द्रव्यमान का ताप हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, तो उसके लिए जितनी भी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसकी मात्रा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। और इसका मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? यह होता है जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। और विमित सूत्र की हम बात करें तो विमित सूत्र होता है m0L2T-2 थीटा-1। m0L2T-2 थीटा-1 ये इसका विमित सूत्र होता है। फिर सेकंड डेफिनेशन है हमारे पास ऊष्माधारिता की। इस प्रकार से लिखेंगे, किसी वस्तु के कुल द्रव्यमान का ताप, इस ऊष्मा में केवल एकांक द्रव्यमान का ताप था, यहाँ पर है वस्तु का कुल द्रव्यमान। तो किसी वस्तु के कुल द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस वस्तु की ऊष्माधारिता कहते हैं। और इसका मात्रक जूल प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है इसका मात्रक? जूल प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका जो विमित सूत्र है वो होता है mL2T-2 थीटा-1। mL2T-2 थीटा-1 इसका विमित सूत्र होता है। इसके बाद यहाँ प्रश्न है तो परम ताप माप क्रमों ए और बी पर जल के त्रिक बिंदु को 200 ए तथा 350 बी द्वारा परिभाषित किया गया है। यानी कि जो त्रिक बिंदु है वो जल के त्रिक बिंदु द्वारा परिभाषित किया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ प्रश्नानुसार यहाँ मतलब हुआ कि 200 ए बराबर हो गया 350 बी और बराबर हो गया जल के त्रिक बिंदु के साथ जो होता है 273.16 के। यहाँ से हो गया। फिर बोला है टी ए तथा टी बी में क्या संबंध है। तो देखिए टी ए और टी बी में संबंध बताने के लिए पहले हम इन जो हमें यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा 3 अनुपात मिले हैं, इन तीनों अनुपातों से ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम लिखते हैं प्रथम व द्वितीय अनुपात से, प्रथम व द्वितीय अनुपात से पहला अनुपात है अपना हमारे पास 200 ए और अंतिम अनुपात है 273.16 केल्विन। 16 बोलते हैं जेटी, लेकिन हम कैलकुलेशन करते टाइम पर दोनों डिजिट को एक ही बोलेंगे। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 273.16 अपोन में 200 और ये केल्विन। फिर हम लेते हैं दूसरा और तीसरा अनुपात, यहाँ लिखते हैं द्वितीय व तृतीय अनुपात से
द्वितीय और तृतीय अनुपात से, तो क्या है 350b बराबर 273.16 के। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 273.16 के अपोन में आ जाएगा 350, ये यहाँ पे आ गया। अब टी ए और टी बी के बारे में हमें लिखना है, तो हम मानते हैं कि वस्तु का ताप इन पैमानों पर क्रमशः टी ए और टी बी लिया गया था। हम लिख लेते हैं यहाँ पर, माना कि वस्तु का ताप इन पैमानों पर क्रमशः टी ए और टी बी हैं। जब टी ए और टी बी हैं तब इसमें क्या संबंध होगा, तो तब टी ए बराबर हो जाएगा, ये प्रथम वाले के लिए बात कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा टी इंटू टी ए बराबर टी इंटू ए का मान, तो ए का मान यहाँ था 273.16 बटे 200 केल्विन, और टी बी हो जाएगा टी इंटू 273 अपॉन 273.16 अपॉन 350 केल्विन। इसको हम समीकरण नंबर 1 देते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 2 देते हैं। अब इसके बाद हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड कर लेते हैं, समीकरण 1 भागित समीकरण 2 से। तो टी ए भागित टी बी करते हैं, टी ए भागित टी बी हम करेंगे, तो ये हो जाएगा, देखिए टी इंटू 273.16 अपॉन में 200 केल्विन है, और यहाँ पर हो जाएगा ये टी इंटू 273.16 अपॉन में 350। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस टी से ये टी कैंसिल हो गया, 273.16 से 273.16 कैंसिल हो गया, और जो यहाँ के था केल्विन से केल्विन भी यहाँ पर कैंसिल हो गया। खाली क्या बचा हुआ है, ऊपर में ये बचा हुआ 1/200 बचा, और नीचे 1/350 बचा। तो क्या होगा, यहाँ से ये उलट गुणित हो जाएगा, तो हम लिख देंगे टी ए बटा टी बी बराबर उलट गुणित होगा, ये हो जाएगा 1/200 इंटू 350/1। यहाँ आप देख सकते हैं शून्य से शून्य कट गई, और आप यहाँ पर 20 और 35 दोनों को डिवाइड करेंगे 5 से, तो यहाँ जाएंगे 7 और यहाँ जाएंगे 4। तो यहाँ से टी ए और टी बी का जो अनुपात है वो आपको मिलेगा 7:4। तो आपका जो आंसर है वो ये आ गया है। आप टी ए या किसी भी एक के बराबर भी बता सकते हैं, तो आप ये आंसर भी यहाँ दे सकते हैं कि टी ए इक्वल टू हो जाएगा 7/4 बी। दोनों ही आंसर आप यहाँ पर दे सकते हैं, दोनों ही आंसर राइट होंगे, क्योंकि मान इसका 7/4 ही आ रहा है। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर। प्रश्न नंबर 29, इसका लास्ट प्रश्न है ये। ग्लिसरीन का आयतन प्रसार गुणांक 49 इंटू 10⁻⁻5 प्रति केल्विन है। ताप में 30 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर इसके घनत्व में क्या आंशिक परिवर्तन होगा। तो आंशिक परिवर्तन क्या होगा वो हमें निकालना है। तो देखिए, तो जो टी ताप होता है उस ताप पर जो आयतन होता है उसका सूत्र होता है वी प्लस गामा टी, वी प्लस गामा डेल्टा टी, ये आयतन का सूत्र होता है। तो देखिए, आंशिक परिवर्तन हमें निकालना आयतन में, तो हम आयतन निकालते हैं। पहले पहले क्या निकाल लेते हैं, हम आयतन निकाल लेते हैं। तो आयतन तो एक तरफ कर लेते हैं, तो इस वी डैश को इस वी के अपोन में ले आते हैं, और 1 प्लस गामा टी गामा इंटू डेल्टा टी जो है इसको इधर भेज देते हैं, तो ये 1 के बटे में चल जाएगा। तो यहाँ से इस प्रकार से होगा वी डैश बटा वी, यहाँ से 1 मिनट रुकिए आप, वी बटा वी डैश बराबर होगा
1/1 प्लस गामा डेल टी, है ना, गामा का चिन्ह आपको बनाना है। अब चूंकि हमें क्या निकालना था, घनत्व निकालना था, तो हमें याद होना चाहिए कि जो घनत्व होता है, क्या होता है, जो घनत्व होता है, घनत्व लेके आना है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ, आयतन का सूत्र हमारे पास, तो हम आयतन बराबर लिख लेते हैं ताकि घनत्व हमें मिल जाएगा। आयतन बराबर होता है ये द्रव्यमान बटा घनत्व। क्या सूत्र होता है, द्रव्यमान बटा घनत्व। तो यानी कि हम v बराबर लिख सकते हैं m बटा रो। तो जहाँ जहाँ v है वहाँ पर हम ये मान बदल देंगे। तो v के जगह हो जाएगा m/रो, अपोन में v डैश में हो जाएगा m/रो डैश। आंशिक परिवर्तन लाना है हमें दाब इसमें, घनत्व में, इसलिए रो डैश। द्रव्यमान में यहाँ कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। इधर वाला जो टर्म है वो ऐसा कैसे चलेगा, तो 1/1 प्लस गामा डेल टी, आप यहाँ देख सकते हैं इस m से वाला जो m है कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों ही उलट 1/रो है और नीचे वाला 1/रो डैश है, तो नीचे वाली जो संख्या है वो ऊपर आ जाएगी। तो ये बन जाएगा यहाँ से रो डैश अपॉन रो बराबर हो जाएगा 1/1 प्लस गामा डेल टी। तो गामा है यह आयतन प्रसार गुणांक को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हम यहाँ पर दोनों पक्षों में से एक को माइनस करने पर, यानी कि एक को घटाने पर, एक को घटाएंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा रो डैश अपॉन रो -1 बराबर यहाँ मिलेगा 1/1 प्लस गामा डेल टी -1। एलसीएम लेके आपको घटाना है, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा, रो तो आ जाएगा एलसीएम में, और यहाँ हो जाएगा रो डैश माइनस रो बराबर हो गया। यहाँ पर भी एज इट इज आएगा, 1 माइनस की वजह से इन दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, तो 1 -1 और माइनस में होगा गामा डेल्टा टी, अपोन में होगा 1 प्लस गामा डेल्टा टी। 1 से 1 यहाँ पर कट गया, तो यहाँ पर गामा डैश माइनस गामा सॉरी रो डैश माइनस रो बटे रो बराबर हो गया माइनस में गामा डेल टी बटे 1 प्लस गामा डेल टी। ये देखिए ये अंतिम घनत्व है गामा डैश, और रो डैश अंतिम है और रो प्रारंभिक घनत्व है। तो ये यहाँ पर ये आंशिक परिवर्तन तो शो करने लग गया है। क्या परिवर्तन हो गया, आंशिक परिवर्तन को ये शो करने लग गया। तो हम लिख सकते हैं आंशिक परिवर्तन बराबर आंशिक परिवर्तन बराबर, जब हम आंशिक परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पर मान हम देख लेते हैं, वो मान यहाँ लिख लेते हैं। अब यहाँ माइनस तो आगे चल ही रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो आंसर है वो माइनस में हमें प्राप्त होगा। और जब माइनस में मान प्राप्त हो रहा है तो यह बताता है कि यहाँ पर घनत्व में कमी हुई है। क्या बताता है माइनस का चिन्ह, यह बताता है कि इसमें घनत्व की कमी हुई है, घनत्व में कुछ ना कुछ कमी हुई है। तो गामा का मान क्या होगा, प्रसार गुणांक का मान, आयतन प्रसार गुणांक का मान यहाँ दे रखा है 49 × 10⁻⁻5, और ताप दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस की। तो ये हो गया, और बटे में आपको लिखना है 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी, यानी कि 49 × 10⁻5 इंटू इस कैलकुलेशन को आपको सोल्व करना है। जैसे ही आप ये कैलकुलेशन सोल्व कर लेते हैं, इसका जो आंसर है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसको कर लेते हैं हम कैलकुलेशन को। माइनस का चिन्ह आगे चल रहा है, जब आप यहाँ पर ऊपर की संख्याओं का इंटू करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा आपको यहाँ क्या मिलेगा, आपको जब 49 का और 30 का इंटू कर देंगे तो आपको यहाँ मिलेगा
है ना। इसका और इसका इंटू करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1470 इंटू 10⁻⁻5 और बटे में आप जब इस दोनों का इंटू करके उस एक में जोड़ दोगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1 प्लस इंटू करने पर तो संख्या समान है 1470 ही आएंगे, लेकिन 10⁻5 है तो 5 अंक पहले आपको दशमलव लगा देना है। तो इस प्रकार से मान प्राप्त हो जाएगा 0.01470 1470 प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप हल करेंगे 1470 इंटू 10⁻⁻5 बटे इसको इसमें जोड़ेंगे 1.01470। इसको आप जब सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ पर आपको मान प्राप्त होगा, ये क्या मान प्राप्त होगा आपको, मान प्राप्त होगा 1.45 इंटू 10⁻−2, 1.45 इंटू 10⁻−2। ये उसके घनत्व में आंशिक परिवर्तन हुआ है, ये आंसर इसका है। घनत्व में कितना परिवर्तन हुआ है, तो घनत्व में परिवर्तन हुआ है 1.45 इंटू 10⁻−2। 1.45 इंटू 10⁻−2, या आप लगभग करके लिख सकते हैं इसे, या लगभग -1.5 इंटू 10⁻−2। ये उसमें घनत्व में परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर आपको लिख देना है कि यहाँ ऋणात्मक चिन्ह, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह घनत्व में कमी, घनत्व में होने वाली कमी को दर्शा रहा है। उस प्रकार से यहाँ पर इसकी जो कैलकुलेशन है और इसके जो प्रश्न उत्तर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और इसके साथ इसके जो बड़े वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो आपको बहुत ही जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल सरल क्लासेस पर अवेलेबल हो जाएगा।